हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं समिता, मेरे चैनल ट्रेशम फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ में एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है शेयर करने वाली हूं। एक्चुअली मैंने आप लोग के साथ में आई थिंक 1.5 मंथ पहले एक वीडियो शेयर किया था जो कि मेरी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट से रिलेटेड था। मैंने मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने बनाए थे, जिसमें मैंने एक में अनाउंसमेंट का वीडियो मैंने बनाया था और दूसरा जो मैंने बनाया था वो मैंने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया था अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड कि किस तरह से वो किया जाता है, उसमें इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग था। लेकिन जो उसमें से एक वीडियो है वो मैंने अपना प्राइवेट कर दिया है, जो कि प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट का वीडियो है। उसका रीज़न ये है कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो अभी नहीं है। उसका रीज़न तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किस रीज़न की वजह से वो टर्मिनेट हुई, लेकिन क्या क्या चीज़ मेरे साथ हुई उसमें वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली जैसे मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया कि मैंने अपना जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया था जो कि हार्ट बीट से रिलेटेड होता है, जिसमें बेबी की हार्ट बीट आती है, वो अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया था। वो मेरा 8th वीक में मैंने करवाया था। उसमें बेबी की हार्ट बीट थी वो प्रॉपर थी। जैसे ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मुझे सिम्टम थे वो ऑलमोस्ट सेम ही थे कि मुझे बहुत ज़्यादा नोशिया था, बहुत ज़्यादा वॉमिट का फील होता था, वॉमिट आती भी थी कभी कभी। लेकिन इस बार जो ये था कि मेरे को नोशिया बहुत ज़्यादा था, प्लस मुझे वॉमिट बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन लास्ट में तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मैं जो खा रही थी वो सब बाहर आ रहा था। कुछ भी चाहे मैं नॉर्मल पानी पी रही हूँ, कोई मैं फ्रूट खा रही हूँ, कुछ भी मैं खा रही हूँ वो सब खाना बाहर आ रहा था। ऐसा मेरे साथ 2 दिन तक हुआ। तो मैंने मेरे डॉक्टर को कॉल किया, उनको मैंने बताया कि मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, अगर नॉर्मल वॉमिट हो रही है तो इट्स ओके, लेकिन अगर कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा है, सब कुछ बाहर जा रहा है, तो मैं आपको एक इंजेक्शन मैं लगा देती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन मेरे को लगाया था जो वॉमिट रोकने के लिए था, ताकि जो मैं खाऊं पीऊँ वो अच्छे से हमारी बेबी को मिले, क्योंकि कुछ भी अंदर नहीं जा रहा था, सब कुछ बाहर आ रहा था। तो इसलिए उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया था। इंजेक्शन देने के बाद में नॉर्मल हो गया था। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक था, कोई वॉमिट वगैरह मुझे नहीं हुई, सब कुछ ठीक हो गया था। आराम से मुझसे खाया पिया जा रहा था। जो नोशिया की फीलिंग थी वो भी थोड़ी बहुत कम हो गई थी, लेकिन मुझे उसके बाद में दोबारा नोशिया की फीलिंग होने लगी थी। लेकिन जो वॉमिट प्रॉपर मुझे जो कुछ खाया रही थी, सब कुछ बाहर आ रहा था, वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो सॉल्व हो गई थी। तो उसके बाद में फिर दोबारा मुझे डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि मुझे कोल्ड वगैरह हो गया था। तो कोल्ड के लिए जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी, लेकिन उसमें से आई थिंक मैंने एक ही मेडिसिन मैंने खाई थी जो उन्होंने दी थी मुझे। मेरे सेम डॉक्टर जो मेरे गायनो थी, उन्होंने ही मुझे दी थी। मैंने तो वो मेडिसिन मुझे ना बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी। हैवी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डोज काफ़ी हैवी लग रहा था। खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी वगैरह हो रही थी। बेचैनी वगैरह मुझे अपनी इस 3 महीने की जर्नी में ऑलमोस्ट हुई ही है। मुझे मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, मुझसे प्रॉपर सोया नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था इस 3 महीने में। 3 महीने मतलब आप 2 महीने लगा के चलिए, क्योंकि फर्स्ट मंथ में तो हमें पता ही नहीं चलता है। 2 महीने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अगर मतलब मैंने कुछ ओढ़ा भी हुआ है तो भी मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ हैवी मैंने ओढ़ा हुआ है तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम। मैंने ज़्यादा कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो अपने आप को कवर करना बहुत ज़रूरी, तो उसमें भी मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। अगर मैं कपड़ों को कम करती तो मुझे कोल्ड वगैरह हो गया था। तो ये प्रॉब्लम थी। और उसके बाद में मेरा वेट वगैरह नहीं बढ़ रहा था। तो सबसे मेन कंसर्न की बात यही थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मे बी अभी जैसे आपसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, तो ये रीज़न हो सकता है वेट ना बढ़ने का। बीपी बीच में मेरा 80 के अराउंड ही रहता था, 85 तक गया है, उससे 70 से 85 के बीच में रहा। तो ये सब होने के बाद में एक सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है जिसे एंटी स्कैन कहते हैं। तो एंटी स्कैन मैंने करवाया। मतलब एंटी स्कैन के लिए हम गए अल्ट्रासाउंड के लिए जब मैं गई तो अल्ट्रासाउंड वालों ने जब अपना आपका मतलब अल्ट्रासाउंड जब वो करते हैं, अल्ट्रासाउंड जब किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने अपना लास्ट अल्ट्रासाउंड कब करवाया था। तो मैंने बोला आई थिंक मैंने 1 मंथ हो गया है मेरे को अल्ट्रासाउंड करवाए हुए। मैंने बोला, उनको 8 वीक की प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन मुझे मतलब कुछ डाउटफुल लगा जब उन्होंने ये पूछा मुझसे, आपने अपना लास्ट अल्ट्रासाउंड कब करवाया, आपका LMP क्या है, वो सब चीज़ें उन्होंने पूछी। LMP होता है आपका लास्ट पीरियड ऑफ डेट।
वो उन्होंने मुझसे पूछा। उसके बाद में वो सब पूछने के बाद में मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा था जिस तरह से वो पूछ रहे थे मुझसे। तो मैंने उनको बोला कि क्यों, कुछ सही नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ग्रो नहीं है, बेबी की हार्ट बीट नहीं है, उन्होंने ये बोला। तो मैं काफ़ी उस टाइम पे अपने आप को काफ़ी काम करने की कोशिश कर रही थी कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करने की कोशिश कर रही थी। मैंने बोला ओके। मैंने सिर्फ ओके में उनको आंसर किया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपकी ये सेकंड प्रेगनेंसी है क्या? मैंने कहा हाँ। आई थिंक उनको मेरे रिएक्शन से शायद फील हुआ हो कि मैं काफ़ी काम हो गए, शायद उनको रिप्लाई कर रही हूँ इस वजह से। तो मैंने बोला इसका कोई रीज़न आप मुझे बता सकते हो कि कोई क्या रीज़न रहा होगा? तो उन्होंने मुझे बोला कि इसका रीज़न तो नहीं बता सकती कि क्या रीज़न रहा होगा, लेकिन आपकी जो प्रेगनेंसी है 8th वीक पहले, मतलब जब 8th वीक, आई थिंक उसमें 8th वीक 3 डेज़ की प्रेगनेंसी उसमें शो हो रही थी। और जो फर्स्ट वाले प्रेगनेंसी वाला जो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जब करवाया था, तो उसमें 7 वीक 5 डेज़ की प्रेगनेंसी शो हो रही थी। ऑलमोस्ट आप लगा लो कि वो 5 डेज और ही ग्रो किया होगा उसने। उसके बाद में जो है वो हार्ट बीट उसकी चली गई होगी अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद में मैं नॉर्मली मैंने उनसे रीज़न पूछा, तो रीज़न तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि क्या रीज़न रहा होगा। तो बोले कि आपका क्या आपको कोई सिम्टम वगैरह हैं, कोई डिस्चार्ज ब्लीडिंग वगैरह हुई हो या ब्राउन डिस्चार्ज वगैरह हो? मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, मुझे तो कुछ भी ऐसा पता नहीं चला, मुझे तो प्रॉपर वॉमिट की और नोशिया वगैरह की फीलिंग है। मतलब मुझे ऐसे कोई ब्लीडिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि आपका मिसकैरेज हुआ है। अब मिसकैरेज हुआ है, ये टर्म जो है, ये नाम जो है, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सुना था। मतलब मिसकैरेज हमने सुना होता है, लेकिन मिसकैरेज जो है ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना। उसके बाद मैं उनसे कुछ और नहीं पूछ पाई। मैं डायरेक्ट मैं अपना जो भी सामान था वो मैं अपने आप को क्लीन वगैरह करके मैं बाहर आ गई। मैं नॉर्मली अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते बाहर आई, क्योंकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का मेरा एक रीज़न था उस टाइम पे। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, 3 हुआ था, तब मैं अल्ट्रासाउंड अपना करवाने गई थी। तो मुझसे पहले एक लेडी अल्ट्रासाउंड करवा के आ चुकी थी और वो वॉशरूम में थी। मैं भी मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके बाद मैं भी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पानी पिया था तो हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, तो मैं भी वॉशरूम गई। तो वो लेडी बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ रो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके बेबी की जो हार्ट बीट है वो नहीं है। वो फ़ोन पे भी बता रही थी किसी को, और मैंने उनसे पूछा भी, तो मैं उनको काफ़ी काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस सिचुएशन में आप काम नहीं हो पाते हो। तो बट लेकिन जब आप एक प्रेग्नेंट लेडी होते हो और किसी और को उस सिचुएशन में देखते हो कि उसकी बच्चे की हार्ट बीट चली गई है, तो उस टाइम पे आपको भी थोड़ा सा अजीब सा अंदर से फील होता हो। लेकिन एज ए प्रेग्नेंट लेडी वो जो अजीब सी फीलिंग है कई बार अफेक्ट करती है आपको, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो बहुत सारी इमोशंस आपके अंदर होते हैं। तो उस टाइम पे बस मेरे माइंड में वही चल रहा था कि मुझे किसी और को वो सब परेशान नहीं करना है, मुझे अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाना है। तो क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, कपल्स थे काफ़ी, तो मैं नॉर्मली सीधे चल के आई और अपने हस्बैंड के बिल्कुल पास में जाके बैठ गई। फिर मैंने उनको धीरे से बोला कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा हाँ। उन्होंने ये अंदर मुझे यही बोला कि हार्ट बीट नहीं है, और 8th वीक मतलब 8th वीक 2 डेज़ की वो जो हार्ट बीट है वो चली गई है। उसके बाद में बेबी ने आगे ग्रो नहीं किया है। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे वही पूछा कि कोई रीज़न उन्होंने बताया? मैंने कहा रीज़न तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो हमने डायरेक्ट अपने डॉक्टर को कॉल किया कि ये सिचुएशन हो गई है। तो उन्होंने कुछ हमें ब्लड टेस्ट बोले थे, वो ब्लड टेस्ट हमने करवाए, वहीं पे ही करवाए। तो वो करवाने के बाद में डॉक्टर ने हमें फिर विज़िट के लिए बुलाया। हम विज़िट के लिए गए वहाँ पर। तो विज़िट के लिए वहाँ पर गए तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका जो है मिसकैरेज हो गया है।
और आपकी प्रेगनेंसी जो है मैंने कहा पर मुझे तो कोई सिम्टम वगैरह फील नहीं हुए हैं। उन्होंने बोला कि ये मिस्ड मिसकैरेज में यही होता है कि आपको कोई सिम्टम वगैरह फील नहीं होते हैं, आपको कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है, आपका जो नोशिया वगैरह है, वॉमिट वगैरह, वो सब नॉर्मली चलता रहता है। ये मिस्ड मिसकैरेज उसको बोला जाता है। ये बोलने के बाद में मैंने उनसे रीज़न पूछा, तो रीज़न तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं बताया, लेकिन जो डिटेल में उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे बताया था वो मैं आपको इससे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, जिसमें मिसकैरेज क्या होता है उससे प्रॉपर रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉपर डिटेल में बताऊंगी कि क्या चीज़ें होती हैं। अभी उन्होंने मुझे इतना बोला और उसके बाद में उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए। एक तो मेडिसिन के थ्रू आप टर्मिनेट कर सकते हो अपनी प्रेगनेंसी को, सेकेंड होता है डीएनसी। लेकिन उन्होंने मुझे डीएनसी के लिए बोला कि आपको डीएनसी कराना पड़ेगा। उसका रीज़न ये था कि एक तो फर्स्ट बेबी जो है मेरा वो ऑपरेशन से है, सी सेक्शन से है। सेकेंडली मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो 8 वीक 2 डेज़ ही हो चुकी थी। 6 वीक की प्रेगनेंसी हो तो आप उसे मेडिसिन के थ्रू आप उसे टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन इसमें 8 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी 7 वीक 8 वीक की प्रेगनेंसी अगर हो तो उसको टर्मिनेट करने के लिए आपको डीएनसी कराना चाहिए। लेकिन कई लोग अपना मेडिसिन के थ्रू भी करते हैं, लेकिन उसमें चांसेस ज़्यादातर ये होते हैं कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो आपके अंदर ही रह जाते हैं। 1 या 2% ऐसे होंगे जो मेडिसिन के थ्रू कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो है कुछ ना कुछ पार्ट्स आपके रह जाते हैं, तो उसमें आपको दोबारा डीएनसी कराना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सोच लो, 2 दिन का टाइम है आपके पास में, आप सोच लीजिए कि क्या आपको करना है। तो उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने, मैंने सोचा, मैं तो नॉर्मली मेडिसिन के थ्रू ही बोल रही थी कि मेडिसिन के थ्रू ही कराते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि जब उन्होंने मुझे डीएनसी के लिए बोला था तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया डीएनसी से रिलेटेड, तो वो मुझे थोड़ा सा पेनफुल लग रहा था। प्लस इस टाइम पे आप मेंटली उस कंडीशन में नहीं होते, आप सोच नहीं पाते हो कि आपको क्या करना है। तो मैं मेडिसिन के थ्रू सोच रही थी कि मेडिसिन के थ्रू ही कर लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, मेडिसिन के बाद में भी कई बार पार्ट्स रह जाते हैं, दोनों की कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, वो भी हमने डॉक्टर से डिस्कस किया था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि डीएनसी ही सही रहेगा, डीएनसी ही करा लेते हैं, क्योंकि इसमें एक तो तुम्हें ज़्यादा पेन से नहीं गुजरना पड़ेगा। पेन उसमें भी होता है, डीएनसी में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पेन होता है मेडिसिन वालों में, लेकिन पेन उसमें भी होता है, डीएनसी में भी होता है। तो उन्होंने मुझे वही बोला कि ठीक है डीएनसी कराना, डीएनसी मेरी तरफ से तो मैं डीएनसी के लिए बोल रहा हूँ कि डीएनसी ही कराना है। मैंने कहा चलो ठीक है डीएनसी करा लेते हैं। तो डीएनसी हमने करवाया था, और डीएनसी के बाद क्या क्या चीज़ें होती है डीएनसी में वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी इससे नेक्स्ट पार्ट में। बस अब आपको ये बताना चाह रही थी कि जो प्रेगनेंसी थी वो अब नहीं है, मेरा मिसकैरेज हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब जब मुझे पता चला था ना, तो उस रात सोच सकते हो मैंने फैमिली के सामने या किसी के सामने इतना रिएक्ट नहीं किया। मैं मतलब एक ऐसी पर्सन हूँ, मैं किसी के सामने अच्छे से खुल के रिएक्ट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं जब अकेले होती हूँ उस चीज़ को, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसको अकेले में थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, या अकेले में उस चीज़ को डील करने की कोशिश करती हूँ। तो जब उस रात मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई, मुझे कमरे में भी सोने में दिक्कत हो रही थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी मुझे, आप ये बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रही थी। तो बस मैं खुली हवा में अपना टहलती रही, घूमती रही, अपने आप अकेला, सबके सोने के बाद में। कुछ बिल्कुल भी इजी नहीं लग रही ये जर्नी जो थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लेबर पेन से भी ज़्यादा पेनफुल होता है अबॉर्शन जो होता है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब आप लेबर पेन में होते हो तो आपको अंदर से ये खुशी होती है कि इसके बदले में आपको कुछ मिलने वाला है,
आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन जुड़ने वाला है, लेकिन जब आपका अबॉर्शन हो जाता है या किसी भी कारणवश आपको अपनी जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट करनी पड़ती है, अगर आप खुशी से करते हैं तो आपको शायद इतना फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि हम इसको आगे रखना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया किसी भी कारण से, और उसे हमें टर्मिनेट करना पड़ा या कुदरत ने उसे टर्मिनेट कर दिया। उस केस में मैं आपको सच बताऊं, वो जो सिचुएशन होती है वो इतनी पेनफुल होती है ना, मैं मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है उस चीज़ को, उस पेन को एक्सप्लेन करना बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। सिर्फ बॉडी में जो पेन हो रहा है उस पेन से रिलेटेड नहीं, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो चीज़। आपका माइंड चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है कि ऐसा क्या हुआ, क्या किया, क्या गलती हो गई, और क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो वो सब चीज़ें माइंड में चलती रहती है। उस वजह से मुझे लगता है कि ये लेबर पेन से भी ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि बॉडी के साथ साथ मेंटली भी आप टूट जाते हो, तो उसको रिकवर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं आपको बताऊं, जो बेबी था उसने अपनी हार्ट बीट, जो बेबी की हार्ट बीट चली गई थी वो 8 वीक 2 डेज़ में चली गई थी। लेकिन मैंने जब अपना DNC कराया, जब मेरा अबॉर्शन कराया गया, मैं ऑलरेडी उस जिसमें कोई जान नहीं थी, जिसमें कोई जो मतलब इस दुनिया में था और नहीं था, मतलब मैं अपने उस बॉडी में उसको लेके चल रही थी, जिससे मुझे इन्फेक्शन के भी चांसेस थे। 1 महीना, पूरा 1 महीना, मतलब मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं अपना प्रेगनेंसी की जर्नी में चले जा रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चला, मुझे सेम वही फीलिंग हो रही है, मुझे सेम नोशिया हो रहा है, मुझे सेम वॉमिट फील हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। पर शायद भगवान ने मेरे किस्मत में उससे कुछ और अच्छा लिखा होगा। वो बच्चा जहाँ भी हो भगवान से खुश रखे। शायद अभी हमारी लाइफ में नहीं आना चाहता था, भगवान उसे हमारी लाइफ में नहीं देना चाहते थे ये चीज़। पर वो जहाँ भी रहे खुश रहे, इतना मैं बोलूँगी। क्योंकि और कुछ नहीं, बस इस वीडियो को हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। बस मैं शेयर कर रही थी कि मैं अब प्रेग्नेंट नहीं हूँ, जो प्रेगनेंसी जर्नी थी वो ख़त्म हो चुकी है। वो अभी के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। तो चलिए अगली किसी वीडियो में मिलती हूँ आपसे।